मेरा नाम शिखा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने 2 भाइयों से छोटी थी। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। अब मेरी शादी का नंबर था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ रही थी। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपनी सारी दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अक्सर पार्टियों से घर लौटते हुए देर हो जाती है। मैं वैसे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में खूब एंजॉय करती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके घर जाने से सख्त मना किया हुआ था। मुझे कहीं बाहर घूमने जाने की भी परमिशन नहीं थी। जो बातें होती थी वो सिर्फ कॉलेज में ही हो जाती थी। इसके अलावा मुझे घर से ज्यादा निकलने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी और मिडिल क्लास लोग बहुत सोच विचार करते हैं। मिडिल क्लास लोगों को अपनी इज्जत की हमेशा बहुत ही फिक्र लगी रहती है। मैं भी एक इसी तरह के परिवार से बिलोंग करती थी। मेरी फ्रेंड ने मुझसे बहुत जिद करके कहा था कि शिखा, तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। तुम्हें कोई भी इनवाइट करता है तो तुम किसी भी फंक्शन में नहीं जाती हो। मैं खुद तुम्हारे घर तुम्हें इनवाइट करने के लिए आऊंगी और तुम्हारे मम्मी पापा से परमिशन भी ले लूंगी। मेरी फ्रेंड जब अपनी पार्टी के लिए मुझे इनवाइट करने आई तो मेरी मम्मी ने उससे कह दिया था कि शिखा तुम्हारे घर पार्टी में आ जाएगी। लेकिन उसके जाने के बाद जब मम्मी ने पापा से इस बारे में बात की तो पापा ने फौरन ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसे जो भी करना है हमारे घर आकर करे, हमारी बेटी वहां पर नहीं जाएगी। पता नहीं मेरे पेरेंट्स कौन सी जिंदगी में जी रहे थे। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मेरी सारी फ्रेंड्स एक दूसरे के घर जाती थी, सिर्फ एक मैं ही ऐसी थी जो किसी के घर नहीं गई थी। अब मेरे पास बहुत अच्छा मौका था मेरी फ्रेंड के घर जाने का, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे जाने से मना कर दिया। मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी उनकी इस बात से। मैंने गुस्से की वजह से सारा दिन खाना भी नहीं खाया था। फिर मेरी भाभीओं ने मम्मी पापा को समझाया कि आजकल की लड़कियों को फ्रीडम की जरूरत होती है। अब आप पुराने जमाने से बाहर निकल कर आइए। शिखा को जाने दीजिए, वो अपनी फ्रेंड की पार्टी एंजॉय करके जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। मेरी मम्मी पापा ने भाभी की बात मानते हुए मुझे जाने की परमिशन दे दी थी, जिस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फाइनली मैं अच्छे से तैयार होकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली गई थी। वहां पर खूब जोर जोर से गाने बज रहे थे। बहुत अच्छा फंक्शन था। सब लोग मिलकर डांस कर रहे थे, जबकि मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ तक कि मेरी फैमिली में तो लड़का लड़की साथ मिलकर डांस भी नहीं कर सकते थे, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो। मेरे मम्मी पापा का कहना था कि ये सब कुछ बेशर्मी होती है। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मैंने ऐसी बर्थडे पार्टी पहली बार देखी थी जहाँ पर लड़के लड़कियां साथ में डांस कर रहे थे और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दरअसल मेरी फ्रेंड जूही, जिसका बर्थडे था, वो बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसके घर का माहौल बहुत खुले टाइप का था। और यहाँ पर पार्टी में मैं भी डांस कर रही थी। डांस करते करते मेरा गला खुश्क हो गया था, इसलिए मुझे प्यास लगने लगी। मैं इधर उधर वेटर को देख रही थी, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी तभी अचानक मेरी टक्कर एक 75 साल के आदमी से हो गई थी। ये आदमी जूही के अंकल थे। वहाँ पार्टी में जूही के सारे रिलेटिव्स मौजूद थे। मैंने अंकल को टक्कर पड़ने की वजह से सॉरी कहा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, अंकल मेरा नाम शिखा है और मैं जूही की फ्रेंड हूँ। वो मुझसे काफी इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने कहा, आप किसी को ढूंढ रही हो? मैंने कहा, अंकल मैं वेटर को ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तभी उन्होंने जल्दी से वेटर को बुलवाया और मुझे पानी पिलवा दिया। मैंने अंकल को थैंक यू बोला था और उसके बाद में पार्टी एंजॉय करने में लग गई थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। जूही ने केक कट किया और उसके बाद मुझे मेरे भैया घर ले जाने के लिए आ गए थे। घर वालों ने मुझे भेज तो दिया था, लेकिन मेरे पास कॉल्स बार बार आ रही थी, क्योंकि उनको मेरी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। फिर मैं भैया के साथ अपने घर को वापस आ गई थी। मैं अपने पापा से तो कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता था। लेकिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी यार पापा बार बार कॉल्स क्यों कर रहे थे? मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे नोटिस कर रही थी कि मेरे पास कॉल्स आ रही है। आप लोग भी ना मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी काफी इंसल्ट करवाते हो। मेरी मम्मी कहने लगी, हमें तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, इसलिए तुम्हें बार बार कॉल्स करते हैं। मैंने कहा, आप लोग सिर्फ मेरी ही फिक्र करते हो। घर में छोटी 2 बहनें और भी हैं, उनकी तो आप में से कोई भी फिक्र नहीं करता। सबकी नजर सिर्फ मुझ पर ही रहती है।
बस हर तरह की रोक टोक सिर्फ मेरे लिए ही है। मम्मी ने कहा, खामोश हो जाओ, अगर तुम्हारे पापा ने ये बात सुन ली तो तुम्हें डांट लगाएंगे। हमारे लिए सारी बेटियां बराबर हैं और बेटे भी। वैसे भी तुम्हारी बहनें इस तरह की दोस्तें नहीं बनाती और ना ही वो कभी किसी के घर आज तक पार्टी में गई है। उन दोनों ने अपनी फ्रेंड्स को बोल रखा है कि वो कभी किसी के घर नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें किसी के घर भी जाने की परमिशन नहीं देते। जिसको मिलना है वो खुद हमारे घर पर आ जाए। और तुम हो कि तुम्हें तो अपने दोस्तों के साथ ये बात कहते हुए शर्म आती है। मैंने कहा, अच्छा बाबा, मेरी प्यारी मम्मी, अब लेक्चर देना बंद करो और मैं सोने के लिए जा रही हूँ, आप भी सो जाओ। पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। ये कहकर मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज करके सोने के लिए लेट गई थी। अगले दिन संडे था, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई थी। सुबह को मैं देर से उठी और मैंने लगभग 12 बजे के टाइम पर नाश्ता किया था। दोपहर के 2 बज रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर बेल हुई। मेरी बहन दरवाजा खोलने के लिए चली गई। मैं ये देखकर हैरान हो गई थी कि हमारे घर पर जूही के वही अंकल आए थे जो कल मुझे पार्टी में मिले थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। उनको अपने घर पर देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमारे घर क्यों आए हैं और उन्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चल गया। उन्होंने घर में आते ही सब लोगों को नमस्कार किया और कहा कि हम शिखा की दोस्त के अंकल हैं। मैं उनके पास गई और मैंने उन लोगों से आशीर्वाद लिया। मेरी मम्मी मेरी तरफ देख रही थी और इशारे से कहने की कोशिश कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग हमारे घर पर क्यों आए हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता था कि भला इन लोगों के हमारे घर आने का क्या मकसद था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, ये जूही के अंकल जी हैं और ये उसकी आंटी हैं। मेरी मम्मी ने उनको ड्राइंग रूम में बैठा दिया था और मुझे पानी लाने के लिए कहा था। मैं उन लोगों के लिए पानी लेकर चली गई थी। तभी जूही के अंकल कहने लगे, दरअसल हम लोग यहाँ पर आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर तो मैं चौंक गई थी। मेरे पापा घर पर मौजूद नहीं थे। मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या जवाब दें। कोई भैया भी घर पर नहीं थे। जूही के अंकल ने कहा, हमने कल आपकी बेटी को अपनी भांजी की बर्थडे पार्टी में देखा था। हमें आपकी बेटी देखते के साथ ही पसंद आ गई। हमारा बेटा बहुत सुशील और संस्कारी है और देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट भी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा बेटा देखते ही पसंद आ जाएगा। बस अब जल्दी से आप हमें जवाब दे दीजिए। मम्मी ने कहा, देखिए, मैं आपको इतनी जल्दी जवाब तो नहीं दे सकती। अभी शिखा के पापा भी घर पर नहीं हैं और उनके दोनों भाई भी काम पर गए हुए हैं। वो लोग घर आ जाएंगे तो मैं उनसे बातचीत करके आपको बता दूंगी। जूही की आंटी ने मेरी मम्मी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, हमें निराश मत करिएगा। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हम आपकी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उन लोगों का नाश्ता पानी हुआ और वो लोग लगभग 1 घंटा बैठकर हमारे घर से चले गए थे। मेरी मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, ये क्या मैटर है? मैंने कहा, मम्मी, मुझे क्या पता। मम्मी कहने लगी, सच सच बताओ, तुम्हारा इनके बेटे के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कभी ये इसी वजह से रिश्ता लेकर आ गए हों? मैंने कहा, मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं चक्कर चला रही होती तो इतनी आसानी से ये लोग रिश्ता लेकर यहाँ पर नहीं आ जाते। वैसे भी लव मैरिज इतनी आसानी से नहीं होती है। मम्मी ने कहा, खामोश रहो, बहुत बोलने लगी हो। ये लोग तो ऐसा लग रहा था जैसे रिश्ता मांगने नहीं बल्कि किसी प्रॉपर्टी की डील करने के लिए आए हों कि बस जल्दी से इनको जवाब दे दो। आने दो तुम्हारे पापा को, उनको बताती हूँ इनके बारे में। रात को जब मेरे दोनों भैया और पापा घर पर आए तो मम्मी ने उनको सारी बात बता दी थी। मम्मी ने जब उसकी पहचान बताई तो मेरे भैया फौरन पहचान गए थे कि वो लोग कौन हैं। मेरे भैया ने कहा, पापा, ये लोग तो बहुत अमीर हैं। इनका तो हमारे शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है और जिस लड़के का हमारी शिखा के लिए रिश्ता आया है वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट है और वो इनका स्विट्जरलैंड वाला बिजनेस संभाल रहा है। महीने में 15 दिन के लिए यहाँ पर आता है और 15 दिन स्विट्जरलैंड में गुजारता है। मुझे तो ये रिश्ता सही लग रहा है। पापा कहने लगे कि हम इतने ऊंचे लोगों में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। अमीर लोग रिश्ता तो भले ही कर देते हैं लेकिन फिर बाद में गरीब लोगों की बेटियों को तंग करते हैं। भला हम उनको कहाँ तक दहेज देते रहेंगे? हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे तो इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं था। मेरी शादी हो या ना हो, मेरे पेरेंट्स आपस में ही कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि अगले दिन ही जूही के अंकल आंटी फिर से हमारे घर पर रिश्ते का जवाब लेने के लिए आ गए थे। उस दिन मेरे पापा भी घर पर मौजूद थे। मेरे पापा ने उनको इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हम लोग आपके स्टैंडर्ड के नहीं हैं, इसलिए हम अपनी बेटी को आपके घर में नहीं दे सकते। लड़की के माता पिता ने कहा था
कि हमें सिर्फ आपकी बेटी पसंद आई है। आप लोग अपनी बेटी को खाली हाथी विदा कर देंगे तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। सबसे ज्यादा जिद तो लड़के के पिता कर रहे थे। लड़के वालों की तरफ से इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था। मेरी फैमिली वाले भी सोच में पड़ गए थे कि भला उन लोगों को हमारी बेटी इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि वो लोग किसी और के घर में रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे भैया ने कहा कि लड़का अच्छा है और घर वाले जब इतना ज्यादा जोर डाल रहे हैं तो शादी करने में क्या परेशानी है। सच में उन लोगों को हमारी बहन पसंद आ गई है, इसलिए तो वो किसी और के घर में रिश्ता नहीं करना चाहते। इसी तरह से मेरा रिश्ता तय हो गया था और मेरी शादी के दिन करीब आ गए थे। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम वरुण था। वरुण जूही का कजिन था और देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत। वो शादी करने के लिए ही स्विट्जरलैंड से यहाँ पर आया हुआ था। सुना था कि वो पहले तो 15 दिन यहाँ और फिर 15 दिन स्विट्जरलैंड में गुजारता था, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ 8 या 10 दिन के लिए ही स्विट्जरलैंड जाया करेगा। कुछ दिनों बाद शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। मेरी ससुराल का घर कोई मामूली घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था, जिसको मैं देख देख कर चौंक रही थी। हमारा घर भी बस नॉर्मल ही था, लेकिन ये तो इतना बड़ा बंगला था कि इस बंगले में हमारे 4 घर और निकल आएंगे। मेरी शादी बहुत धूमधाम से की गई थी और मेरा स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। रात को मैं अच्छे से तैयार होकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। वरुण सच में बहुत अच्छे थे और शादी की पहली रात थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने मम्मी पापा की पसंद पर गर्व हो रहा है। जब उन्होंने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी तभी मैं तुम पर फिदा हो गया था। तुम फोटो में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, रियल में तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो। मेरे पति ने फिर मुझे मुंह दिखाई दी और उसके बाद हम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को शुरू किया था। मेरे ससुराल में सारे मेहमान रुके हुए थे क्योंकि अगले दिन मेरे ससुर ने हमारी शादी का रिसेप्शन पार्टी रखी थी। मुझे बहुत अच्छे से पार्लर से तैयार करवाया गया था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। सारे मेहमान मुझे देखकर मेरी ही तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे कि सच में वरुण की पत्नी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। चारों तरफ शोर ही शोर हो रहा था। कहीं पर मेहमानों का शोर था तो कहीं पर गाने बज रहे थे। फंक्शन बहुत अच्छा था। उसके बाद हम सब लोग बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। वेटर हमारी टेबल पर कोल्ड ड्रिंक रख रहा था, तभी अचानक उसकी कोल्ड ड्रिंक की ट्रे पलट गई और सारी कोल्ड ड्रिंक्स मेरी ड्रेस पर गिर गईं। वेटर अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरे पति ने उसे बहुत डांटा भी था। तभी मेरे ससुर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटा, उससे गलती से गिर गई। मेरे ससुर ने कहा, जाओ बहू, वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस साफ कर लो। मेरे साथ मेरे कमरे के वॉशरूम तक मेरे पति की कजिन्स मुझे लेकर गई थी। मैं वॉशरूम के अंदर चली गई और वो बाहर ही खड़ी रह गई थी। उसने कहा, भाभी आप आराम से ड्रेस चेंज करने के बाद बाहर आ जाना, मैं नीचे मेहमानों को जाकर देखती हूँ। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया था, तभी अचानक वॉशरूम की लाइट चली गई। मैं वॉशरूम के अंदर थी और मैं डर गई। मैंने जल्दी से अपनी ड्रेस को साफ किया। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी और मैं फौरन ही बाहर जाने से रुक गई थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने सोचा कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी तो चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। वैसे भी इसमें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि अब तो ये मेरा ही घर है। अभी मैं अपनी ड्रेस को भी ठीक से साफ नहीं कर पाई थी। मैं वॉशरूम से बाहर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने देखा कि मेरे कमरे में भी अंधेरा हो रहा था। मैं लाइट ऑन करने के लिए बटन को ढूंढ रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो रोशनी का कोई इंतजाम होगा। तभी अचानक किसी ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और कहा कि कौन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरा पति होगा, लेकिन अगर वो होता तो जरूर बोलता, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे अपने हाथों में लेने वाले हाथ बहुत ताकतवर लग रहे थे। मुझे एहसास हुआ था कि मुझे घसीटा जा रहा है। मैं चीखना चाहती थी मगर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया गया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। किसी ने मुझे कुछ सुंघाया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब होश में आई तो मैंने देखा कि मेरे शरीर पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ सफेद कलर की चादर थी और मैं बेड पर लेटी हुई थी। मेरे बराबर में मेरी सास बैठी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और मेरी सास क्यों रो रही है। और फिर सुबह हो गई थी।
मेरा पति भी मेरे सामने ही मौजूद था, वो भी अपने मुंह को लटकाया हुआ था। मैंने अपने पति से कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ कर दो शिखा, तुम जैसी लड़की को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा पति कहने लगा कि कल रात किसी ने तुम्हारे साथ वो किया था जो नहीं होना चाहिए था। फिर मुझे याद आया कि वरुण क्या कह रहा है। मैंने वरुण से कहा कि मुझे भी नहीं पता ये सब कुछ किसने किया। वरुण, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था। किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था और उसने मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर ये सब कुछ किया होगा। तुम पता लगाओ कि ये किसने किया है। ये जिसने भी किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वरुण कहने लगा, होश में आओ शिखा, कल हमारे घर के सारे मेहमानों को तुम्हारे बारे में पता चल गया। कल तुम्हें यहाँ पर 1 घंटा हो गया था और तुम बाहर नहीं आई थी, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। इसलिए मैंने एक नौकरानी को तुम्हें बुलाने के लिए भेज दिया। उस नौकरानी ने तुम्हें यहाँ पर इस हालत में पड़े हुए देखा तो उसने सारे मेहमानों के सामने शोर मचा दिया। सारे मेहमान यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और तुम्हारे बारे में गलत गलत तरह की बातें कर रहे थे। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई। तुम जैसी लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे माता पिता को बुला लिया है, तुम उनके साथ अपने घर चली जाओ और मैं डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। मैंने जल्दी से वरुण का कॉलर पकड़ लिया था और कहा था कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मेरे सास ससुर ने वरुण को डांट दिया था और कहा था कि ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। लोग बनाते हैं तो बनाने दो बातें, अब ये हमारे घर की इज्जत है। अपने माता पिता के कहने की वजह से वरुण ने मुझे घर से नहीं निकाला था और ना ही मुझे डिवोर्स दी थी। वरुण लोगों की बातों की वजह से अगले ही दिन स्विट्जरलैंड वापस चला गया था। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी और सारा दिन कमरे में ही रहती थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मेरे पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं उससे बात करने की कोशिश करती तो वो मुझसे बात भी नहीं करता था और ना ही स्विट्जरलैंड जाने के बाद उसने मुझे पलटकर कभी देखा था। उसके मुकाबले मेरे सास ससुर कई ज्यादा गुना अच्छे थे। लेकिन एक बड़ी अजीब ही बात होती थी मेरे साथ। मैं रात को जब सोती थी तो इतनी ज्यादा गहरी नींद में सो जाती थी कि मुझे अपना कोई होश ही नहीं रहता था। मेरी आंख सुबह को ही खुलती थी और सर दर्द से चकराने लगता था। इसी तरह से मेरे पति को गए हुए लगभग 1 महीना गुजर गया था और वो अपने घर में आया ही नहीं था। मुझे उस इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जिसने मेरी जिंदगी शुरू होते ही इस तरह का जहर घोल दिया था कि मेरा पति ही मुझसे बदगुमान हो गया था। मेरी सास मुझसे कहती थी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से अपने कमरे में क्यों बंद रहती हो शिखा? मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। भगवान ने मुझे तो कोई बेटी नहीं दी, लेकिन बहू के रूप में मुझे बेटी दे दी है और तुम्हारी इस समय की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। ये सब किसने किया इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो जो कोई भी इंसान होगा उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। बेटा, मैं वरुण को समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। अभी वो गुस्से में है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ बाहर चलो, सब लोगों के साथ बैठोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उनसे कहा, घर पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, अगर मैं बाहर जाकर बैठूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरी सास कहने लगी, लोगों का क्या है, लोग तो 1000 तरह की बातें करते हैं, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी सास के गले लगकर खूब रोने लगी। मैंने उन्हें बताया कि सच में मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सास कहने लगी, मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, तुम फिक्र मत करो, भगवान तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। मैं अपने कमरे से तो बाहर नहीं निकलती थी। मुझे सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना सब कुछ कमरे में ही दिया जाता था। नौकरानी मुझे सब कुछ कमरे में लाकर देती थी। अभी मेरे पेरेंट्स को इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अपनी ये बात बताकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन मेरी फैमिली खाना खाकर अपने घर जा चुकी थी। मेरी अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से बात होती तो मैं उनसे यही कहती थी कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मैं उनको ये सब कुछ बताकर और परेशान नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे पापा को हमेशा अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता था। अगर उनको ये बात पता चल गई वो तो जीते जी मर जाएंगे। दिन इसी तरह से गुजरते चले जा रहे थे। मेरे साथ वही लगा रहता था। मैं रात को सोती तो मुझे अपना होश ही नहीं रहता और सुबह को मेरा बदन बहुत दर्द करता था।
मैं सोचती शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं सारा दिन बस आराम ही करती रहती हूँ और कमरे में ही रहती हूँ, तभी मेरे शरीर में ज्यादा आराम करने की वजह से अब दर्द रहने लग गया है। मैं तो बस अपनी किस्मत को ही रोती रहती थी कि भला मेरे साथ ये सब कुछ किसने और क्यों किया। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। किसी की पत्नी होते हुए भी मैं अपने ससुराल में बिल्कुल अकेली थी। उस एक रात ने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। अब मेरी किस्मत में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पति ने अपने माँ बाप से कह दिया था कि वो जल्दी ही मुझे डिवोर्स दे देगा और मेरे होते हुए वो इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। मेरे सास ससुर ने अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा था और वो मेरे माता पिता की तरह हर वक्त मेरी सेवा कर रहे थे। उन लोगों को तो यही लगता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस उनका बेटा ही था जो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। उस रात ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली थी। मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद सता रही थी, पर इस हालत में मैं उनसे मिलने भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे लोगों की बातों की फिक्र लगी रहती थी और इस वजह से मैंने अपने कमरे तक से निकलना बंद कर दिया था। मैंने अभी तक अपनी ससुराल का घर भी ठीक से नहीं देखा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी सास मुझसे कहती थी कि बेटी कमरे से बाहर निकला करो, लेकिन मैं उनसे कहती कि मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता। इस हादसे को अब लगभग 1.5 महीना हो चुका था। मेरी तबीयत काफी बोझल सी रहने लगी थी। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि अपनी सास से बात करना भी अब अच्छा नहीं लगता था। दिन ब दिन मेरी तबीयत भी गिरती चली जा रही थी। जब मेरी सास ने मेरी गिरती हुई तबीयत को देखा तो उन्होंने मुझसे जिद की कि मैं उनके साथ डॉक्टर के चलूं, लेकिन मैं उनके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। मैंने उनसे मना कर दिया तो उन्होंने मुझे फर्स्ट एड बॉक्स से खुद ही मेडिसिन लाकर दे दिया और कहा कि ये दवाई खा लिया करो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर रहेगी। लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक होने के बजाय बिगड़ती ही चली जा रही थी। मैं बस सारा दिन बेड पर लेटी रहती थी। अब तो मैंने टहलना भी छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी सास मुझे बहुत समझाती थी कि बेटा खुद को संभालो, तुम्हारे आगे अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। आखिर कब तक तुम इस गम को अपने दिल से लगाए बैठी रहोगी? जरा अपनी हालत देखो, तुम यहाँ पर कैसी आई थी और कैसी हो गई हो। इस बात को एक सपना समझकर भूल जाओ। अब बहुत हो गया, संभालो खुद को और आगे बढ़ जाओ। मैंने अपनी सास से कहा, फिर ये बात आपका बेटा क्यों नहीं भूल जाता? आप उसे समझाओ कि वो इस बात को भूल जाए तो शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया तो मेरे माता पिता जीते जी मर जाएंगे। मेरे घर वाले बहुत इज्जतदार लोग हैं, वो इस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरी सास कहने लगी, हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो समझ जाएगा। अपनी सास के कहने के मुताबिक मैंने घर में थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर तक ही टहल लिया करती थी, क्योंकि अब मेरी कमर में भी दर्द रहने लगा था। मैं ज्यादा देर तक लेटी भी नहीं रह सकती थी, लेकिन मैं अगर ज्यादा देर तक चल लेती तो मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते थे। शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब हर वक्त मुझे चक्कर आते थे और साथ ही साथ मेरा दिल भी मचलता रहता था। मैं अपनी तबीयत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो मैंने अपनी सास को ये सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी सास ने मेरी तबीयत को इग्नोर करते हुए मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये बेवजह की टेंशन मत लिया करो, इससे तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने गहरी सांस भरते हुए अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज अपने बेटे को समझाओ, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जिसकी वो मुझे सजा दे रहा है। वो वापस लौट कर आ जाए और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। शायद उसके ऐसा करने से मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरी सास ये बात सुनकर खामोश हो जाती और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। उन्होंने कहा, शिखा बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा तसल्ली तो नहीं दे सकती, पर इतना कह देती हूँ कि मैं उसको लगातार समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगा और तुम्हारे पास जल्दी ही वापस आ जाएगा। मैंने कहा, आखिर ऐसा कब होगा? शादी को 2 महीने होने वाले हैं। मैं नई नवेली दुल्हन होते हुए भी इस घर में मुंह छुपाकर पड़ी रहती हूँ। वक्त जल्दी जल्दी गुजरता चला जा रहा था। धीरे धीरे मैं मोटी होने लगी थी और अब तो मैं बिल्कुल ही बिस्तर से लग गई थी। मेरी सास भी मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी और अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप मुझे देखती रहती थी और अक्सर मुझसे कहती थी कि शिखा, तुम बहुत अच्छी हो,
भगवान तुम्हें इन सारी परेशानियों से बहुत ही जल्द आज़ाद कर देगा। मुझे उनकी ऐसी बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। मेरे ससुर तो मेरे कमरे में नहीं आते थे, सिर्फ सास ही आती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मेरे सामने डॉक्टर, मेरी सास और ससुर खड़े हुए थे। डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे और मेरी सास से कह रहे थे कि इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और इनको खाने पीने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें दीजिए। इनका इस तरह से बीमार रहना आगे चलकर नुकसान देगा। मैंने नोटिस किया था कि मेरे ससुर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और डॉक्टर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जबकि मेरी सास का चेहरा उतरा हुआ था। जब उन लोगों ने मुझे होश में आते हुए देखा तो मेरी सास और ससुर दोनों ही खामोश हो गए थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। डॉक्टर मुझे चेक करने के बाद जा चुका था। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे क्या हो गया है, तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ है शिखा, तुम बिल्कुल ठीक हो। बस डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती चली जा रही थी। मोटा हो जाने के साथ साथ मेरा पेट भी बाहर निकल रहा था। ये बात बड़ी ही परेशान करने वाली थी। मुझे पेट के अंदर कुछ महसूस होता था। जब मुझे पेट के अंदर कुछ महसूस होता तो मैं फौरन ही अपनी सास को अपने पास बुला लेती और उनसे कहती कि ना जाने मेरे पेट में क्या हो रहा है और मेरा पेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हो गया, इस वजह से तुम्हारा पेट बढ़ रहा है। बाकी कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने इस बारे में अपनी सास से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, जबकि मेरा मन बहुत घबराता रहता था। मुझे चक्कर भी आते थे और मेरा दिल कुछ खट्टा खाने को करता था। मैं समझ गई थी मेरी सास मुझसे झूठ बोल रही है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसका बाप कौन है। दिन ब दिन मेरी कंडीशन खराब होती चली जा रही थी। मैं बस खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर कोई और बात है, इसलिए मैं खामोशी रही थी। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी सास भागती हुई मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो शिखा, हम तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। मैंने अपनी सास से कहा, क्योंकि अब मुझे अस्पताल लेकर जाने का वक्त जो आ गया है। उन्होंने मेरी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से मुझ पर बड़ी सी शॉल डाल दी और मुझे कार में बिठाकर अस्पताल ले गई। अस्पताल में मुझे एडमिट कर लिया गया और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि बच्चा मेरे ससुर के गोद में था और वो उसे बहुत प्यार कर रहे थे। मेरे ससुर बच्चे को घर ले जा चुके थे। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला था ना कि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जबकि मेरे पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं, ये बच्चा पल रहा था। मैंने कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो मेरे सामने नजरें झुकाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमें माफ कर दो शिखा, अब मैं तुमसे और ज्यादा झूठ नहीं छुपा सकती। दरअसल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पति ने ही किया है। वरुण मेरा बेटा जरूर है, लेकिन मेरे पति का बेटा नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे पति की मैं दूसरी पत्नी हूँ। उनकी पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं था और वो जल्दी ही मर गई। मेरे माता पिता ने मेरी शादी तुम्हारे ससुर के साथ करवा दी, जबकि मेरे पास भी पहले से ही वरुण मौजूद था। जब मेरी शादी हुई थी वरुण 2 साल का था। मेरे घर वालों ने तुम्हारे ससुर को ये बात बता दी थी कि मेरे पास पहले से ही बच्चा है। वो ये सब जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे और वरुण को भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मैं अपने पति के लिए औलाद पैदा नहीं कर सकी। मेरे पति के पास बहुत सारी जायदाद है, वो उसमें से मेरे बेटे को कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो उनका खून नहीं है, वो मेरे पहले पति का बेटा है। शिखा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हम लोगों ने तुम्हें अपना टारगेट बनाया था। मेरे बेटे की पहले से ही स्विट्जरलैंड में शादी हो चुकी है, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रहता है। जिस दिन मेरे पति ने तुम्हें जूही के घर बर्थडे पार्टी में देखा था, तभी से उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया था और उन्होंने ही कहा था कि किसी भी तरह से ये लड़की हमारे घर में आ जानी चाहिए। मुझे अपना वारिस चाहिए जिसके हवाले मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कर सकूं, जिससे मेरा खानदान आगे बढ़ सके। तुम तो मुझे बच्चा न दे सकी। जो तुम्हारा बेटा है वो भी मेरा अपना खून नहीं है,
मुझे अपना खून चाहिए। मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा क्योंकि मैं उनको तुम्हारे साथ ये गलत काम करने के लिए रोक रही थी। वरुण की शादी के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे पति ने कहा कि हम तुम्हारे बेटे से इसकी शादी करवा देते हैं और उसके बाद मैं इसका फायदा उठा लूंगा, इसे बेहोश करके, और वरुण इस पर इल्जाम लगाकर इसे छोड़कर चला जाएगा। मेरे पति तुम्हें रोज रात को नौकरानी के हाथ खाना भिजवाते, उसमें नशे की दवाई मिली हुई होती थी। तुम रात को खाना खाकर जब बेहोश हो जाती तो मेरे पति तुम्हारा फायदा उठाने आते ताकि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। ये बच्चा मेरे पति का ही है और उस रात जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ था वो भी मेरे पति ने ही किया था। ये सब एक प्लानिंग के तहत हुआ था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपको इतना अच्छा समझती थी, लेकिन आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अगर आप वक्त पर मुझे ये बात बता देती तो मैं यहाँ से भाग जाती। शायद मेरी जिंदगी इस तरह से तो बर्बाद ना होती। आप लोगों को जिंदगी बर्बाद करने के लिए सिर्फ मैं ही मिली थी। दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, वो किसी और के साथ भी तो ये सब कुछ कर सकते थे। किसी ऐसी औरत के साथ शादी कर लेते जिसने डिवोर्स ली हुई हो या फिर उसका पति मर गया हो। ऐसी बहुत सारी औरतें दुनिया में हैं जिनका कोई सहारा नहीं। उस औरत को आपके घर में सहारा मिल जाता और आपके पति को औलाद मिल जाती। इस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मेरी सास ने कहा मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल देता, क्योंकि मेरे पास भी कोई दूसरा सहारा नहीं है। मैंने कहा वरुण आपका सहारा है, आपका इस दुनिया में एक जवान बेटा है, ऐसे कैसे आपका कोई सहारा नहीं है? मेरी सास कहने लगी वरुण की जब से शादी हुई है वो अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया है। उसकी पत्नी को ये बात नहीं पता कि हम उसकी शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ करवा चुके हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो बहुत हंगामा करेगी। मेरे पति ने वरुण को पैसों का लालच दिया था, तब जाकर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि हमारा मकसद तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवाना नहीं था, बल्कि मेरा पति चाहता था कि तुम इस घर में आ जाओ और वो तुमसे औलाद पैदा करवाए। उसे उसका बच्चा मिल गया, अब वो तुम्हें रिहा कर देगा। मैंने कहा मेरी जिंदगी कितनी आसानी से आप लोगों ने बर्बाद कर दी और अब आपका पति मुझे रिहा कर देगा। मेरी तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। मेरी सास कहने लगी वो सब झूठ था, किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया था। तुम्हें डराया गया था ताकि तुम इस घर से बाहर कदम न निकालो। मैं तुमसे बंद शब्दों में कहती थी कि तुम कमरे से बाहर निकला करो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात ही नहीं सुनी। सबको यही लगता है कि तुम शादी के बाद वरुण के साथ स्विट्जरलैंड जा चुकी हो। तुमने जब एक दो बार अपने पेरेंट्स से फोन पर बात की तब तक तो तुम्हारे पेरेंट्स को लगा कि तुम यहीं पर हो, लेकिन उसके बाद हमने उनके घर पर खबर पहुंचवा दी थी कि तुम वरुण के साथ स्विट्जरलैंड जा चुकी हो और वहां पर परमानेंट शिफ्ट हो गई हो। तुम्हें लोगों के सामने बदनाम नहीं किया गया। तुम इस बात की फिक्र मत करो। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे कि मैं कितने कड़े इम्तिहान से गुजरी हुई थी। मुझे अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेरी सास मेरा मुंह छुपाकर मुझे बंगले में ले गई थी। मेरे ससुर ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिया और कहा कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, हमें सिर्फ ये बच्चा चाहिए था। मेरे ससुर ने कहा मेरी सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मेरी सारी धन दौलत में तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, तुम्हें जो चाहिए ले लो। मुझे सिर्फ अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए इस बच्चे की जरूरत थी। अगर मुझसे कोई कहेगा कि ये बच्चा किसका है तो मैं इसको वरुण का बेटा बताऊंगा, ताकि दुनिया इसको मेरा पोता समझे। मैंने कहा कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा गिर जाता है, मुझे आपकी दौलत में से कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कहकर अपना सामान पैक करने लग गई थी, क्योंकि मुझे अब अपने घर जाना था। मेरी सास ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि शिखा, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, इस तरह से अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। मैं खामोशी से अपने घर चली गई और घर वालों को जाकर जब ये बात बताई तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मेरे पापा तो बहुत रोने लगे थे। मैंने उन्हें समझाया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, उन लोगों को औलाद चाहिए थी और औलाद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। मेरे घर वालों ने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवानी चाहिए, लेकिन मैंने उनको रोक दिया और मेरे लाख मना करने पर भी मेरे ससुर ने मेरे नाम अपनी कुछ जमीनें कर दी। मैं अपना बीता हुआ कल भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने मुझे शायद मेरे सब्र का फल दिया। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी और मैं एक अच्छी पोस्ट पर लग गई। मैंने उस शहर को भी छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो गई। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहती हूँ। पुरानी जिंदगी को आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर ये सोचकर खुश हो जाती हूँ कि लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।